अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टोरेज डिवाइसेस को स्टार्ट करना है और आज हमने बात करनी डाटा एक्सेसिंग मेथड्स पे, मेन मेमोरी पे और रैम पे। तो मूव करते हैं आज के अपने कंटेंट्स पे। सबसे पहले हमने बात करनी डाटा एक्सेस मेथड्स पे, फिर हमने बात करनी है मेन मेमोरी पे और सबसे लास्ट पे हमने डील करना है रैम को। तो मूव करते हैं आज के अपने पहले कंटेंट्स डाटा एक्सेस मेथड्स पे। डाटा एक्सेस मेथड से मुराद ऐसी टेक्निक्स, ऐसी मेथडोलॉजी या ऐसे मेथड्स जिनको इस्तेमाल करते हुए जो भी डाटा हमारी डिवाइसेस के अंदर स्टोर होता है उन तक हम पहुंच सकते हैं, उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं, उनको रीड और राइट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो बेसिक मेथड्स होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पर डाटा को एक्सेस करने के। सेकेंडरी मेथड्स ऑफ एक्सेसिंग डाटा फ्राम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर एस फॉलो कि मुख्तलिफ जो हमारे पास मेथड्स होते हैं डाटा को एक्सेस करने के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस से, वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज, नंबर 2 डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज पे। सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर होता है कि तरतीब, सिक्वेंशियल मतलब तरतीब के साथ हम डाटा को स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर करते हैं और वहीं से हम उनको एक्सेस करते हैं। द डाटा इन सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज इज़ एक्सेस्ड इन अ सीक्वेंस, कि जो भी डाटा हम सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइसेस पे स्टोर करते हैं उनको हम एक्सेस भी सिक्वेंशियल यानी कि तरतीब के लिहाज से ही करते हैं। डाटा कैन नॉट बी एक्सेस्ड डायरेक्टली, कि वो जो डाटा होता है उसको डायरेक्टली उस तक एक्सेस नहीं हासिल होती, उस तक रसाई हमारी नहीं हासिल होती, यानी कि डायरेक्टली उस डाटा तक नहीं पहुंच सकते। दिस प्रोसेस रीड्स डाटा फ्रॉम द बिगनिंग, इट कंटिन्यूज रीडिंग डाटा अनटिल द रिक्वायर्ड डाटा इज़ फाउंड, कि ये जो प्रोसेस होता है ये डाटा को मुसलसल रीड करता रहता है, शुरू से रीड करना शुरू करता है और तब तक रीड करता जाता है जब तक कि हमें जो रिक्वायर्ड डाटा है वो नहीं मिल जाता। और अगर वो डाटा ना मिले तो हमारे पास ये वहाँ पे इनवैलिड डाटा की ऑप्शन दे देता है, इनवैलिड इंस्ट्रक्शन की ऑप्शन दे देता है। दिस मेथड ऑफ एक्सेसिंग डाटा इज़ टाइम कंज्यूमिंग, अब ये जो अमल होता है डाटा को एक्सेस करने का ये बहुत ही वक्त लेता है, बहुत ही वक्त दरकार होता है। उसकी वजह क्या है कि हम एक चीज़, अगर हमें कोई भी चीज़ एंड से चाहिए लेकिन ये शुरू कहाँ से करेगा, शुरू से शुरू करेगा और एंड तक आता जाएगा, तो वो काफ़ी टाइम लेगा ये अमल। एग्जाम्पल, a program to calculate the payroll of company has to access all the data of company's employees, कि एक प्रोग्राम है जो कंपनी के अंदर तमाम के तमाम मेंबर्स की पे रोल को काउंट करता है, उनको देखता है, तो वो तमाम के तमाम जो एम्प्लॉयज़ होंगे कंपनी के अंदर उनके डाटा को एक्सेस करेगा। इट एक्सेसेस दिस डाटा वन रिकॉर्ड एट अ टाइम इन अ सीक्वेंस, ये एक टाइम के अंदर एक ही रिकॉर्ड को एक्सेस करेगा और हमारे पास ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा अमल। अब ये कौन सी डिवाइसेस हैं जिनको हम सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैग्नेटिक टेप होगी, ऑडियो वीडियो कैसेट्स होगी, इनको इस्तेमाल करते हुए हम सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज के अंदर डाटा को स्टोर भी कर सकते हैं और एक्सेस भी करते हैं। अगर हम बात करें इन टेप्स के हवाले से, तो ऑडियो वीडियो कैसेट्स, अगर ऑडियो कैसेट्स अगर जो पहले आज से 10 से 15 साल पहले जो हम डेक पे या आप कह सकते हो जो घरों के अंदर ऑडियो टेप होती थी उनके अंदर जब गाने सुनते थे तो वो जो कैसेट्स हम यूज़ करते थे उन कैसेट्स को हम ऑडियो कैसेट कहते थे, जो कि सिक्वेंशियली एक्सेस स्टोरेज के अंदर इस्तेमाल होती थी। और अगर आप में से किसी ने वीसीआर पे मूवीज़ देखी हों तो वो जो कैसेट वीसीआर के अंदर वीडियो कैसेट हम इंसर्ट करते थे फ़िल्म को या किसी भी चीज़ को देखने, वीडियो को देखने के लिए, तो वो जो कैसेट थी वो भी हमारे पास सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज ही होती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे हम एक डायग्राम, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो टेबल है आप समझो इसको कि ये हमारे पास एक मेमोरी है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जो लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास कॉलम आ रही है उसके अंदर आप कह लो कि जो बिट्स नंबर्स हैं वो हैं या बाइट्स हैं, और जो राइट साइड पे हैं वो उनके अंदर डाटा स्टोर किया वो है। हमारे पास जो पहली बाइट पे नंबर है वो 15 है, ऑनवर्ड 16, 17, 18, 19, 20, ये हमारे पास एक फ़ाइल है जिसके कंटेंट्स हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो 20 से शुरू होता है,
सॉरी 91 से शुरू होता है 96 तक जाता है, ये एक दूसरी फ़ाइल है। अब ये जो दोनों की दोनों फाइल सीक्वेंस के अंदर स्टोर की गई हैं और सीक्वेंस के अंदर ही इनके डाटा को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब जो ये नेक्स्ट फ़ाइल है, नेक्स्ट जो मेमोरी की आपको एक इमेज दी गई है, इसके अंदर हमारे पास 3 मुख्तलिफ़ फ़ाइल्स हैं। पहले जो 2 बाइट्स हैं वो एक फ़ाइल के हैं, उसके बाद तीसरा जो हमारे पास बाइट है वो एम्प्टी है। नेक्स्ट जो 3 हमारे पास जो बाइट्स हैं वो अगली फ़ाइल के हैं, उसके बाद 2 अगले जो हमारे पास बाइट वो फ्री हैं, उसके बाद नेक्स्ट 3 बाइट्स हमारे पास फिल्ड हैं, वो एक अलहदा फ़ाइल के हैं, और जो लास्ट पे एक बाइट बचता है वो भी हमारे पास एम्प्टी है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास 3 फाइल्स इस टाइम पे मेमोरी के अंदर स्टोर हैं, और अगर हम एक फ़ाइल चाहते हैं कि इसको और स्टोर करना चाहते हैं फ़ाइल को, तो उसके लिए हमें 4 बाइट्स चाहिए। यहाँ पे 4 बाइट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन ये चारों की चारों बाइट्स हमारे पास एक सीक्वेंस के अंदर नहीं है, बल्कि रैंडमली हमें एम्प्टी है। तो इनके अंदर डाटा स्टोर नहीं होगा, क्योंकि हम तब तक डाटा स्टोर नहीं कर सकते जब तक कि हमें जो बाइट्स हैं मेमोरी के अंदर वो भी सीक्वेंस के अंदर ना प्रोवाइड की जाए। तो अगर हमें डाटा जो हमें सॉरी मेमोरी जो होगी वो सीक्वेंस के अंदर अवेलेबल नहीं होगी, तो हम डाटा को सीक्वेंस के अंदर स्टोर नहीं कर सकेंगे। और इसी तरह जब हमने डाटा को एक्सेस करना हो तब भी हम सीक्वेंस के अंदर ही डाटा को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज। द डाटा इन डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज कैन बी एक्सेस डायरेक्टली, कि जो डाटा डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज के अंदर स्टोर किया जाता है उसको हम एक्सेस उस तक हम डायरेक्टली कर सकते हैं। द रिक्वायर्ड डाटा कैन बी एक्सेस्ड इफ़ इट इज़ नॉन, अगर हमने जो रिक्वायर्ड डाटा हमें डाटा चाहिए उस तक हम बआसानी पहुंच सकते हैं अगर उसके बारे में हमें पता हो, उस फाइल का उसके कंटेंट्स के बारे में हम जानते हो कि हमने कौन से कंटेंट्स उसके अंदर सेव किए हुए हैं। द रिक्वायर्ड डाटा इज़ सर्च वेरी क्विकली, अब जो रिक्वायर्ड डाटा होगा वो बहुत जल्दी सर्च किया जाएगा। अब अगर हम देखें आज के जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं, जो मोबाइल्स हैं, उनके अंदर भी डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज को ही हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हो कि आप कंप्यूटर को माई कंप्यूटर जो हमारे पास आइकन होता है उसको खोले बगैर अपनी फ़ाइल तक पहुंचना चाहते हो, तो बॉटम लाइन पे हमारे पास वहाँ पे जो बार होती है वहाँ पे हमारे पास सर्च का ऑप्शन दिया होता है। उस ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करें तो हम उस सिर्फ फ़ाइल का या फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे तो वो फ़ोल्डर हमारे पास कंप्यूटर उसको सर्च करना शुरू कर देगा और उस फाइल और फोल्डर को एट द एंड हमें दिखा देगा। उस पर हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जितने भी कंटेंट्स होंगे उस तक हम बआसानी पहुंच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ प्रोग्राम इन डिपार्टमेंटल स्टोर यूजेस डायरेक्ट एक्सेस मेथड, कि कोई भी प्रोग्राम जो डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है उसको उसके अंदर हम डायरेक्ट एक्सेस मेथड को ही इस्तेमाल करते हैं। द डिटेल्स ऑफ ऑल आइटम्स इन फॉर सेल आर नीडेड रेंडमली, कि जो भी हमारे पास तमाम की तमाम आइटम्स उस स्टोर के अंदर बेची जा रही होती है उनकी जो डिटेल होती है वो हमें रेंडमली चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर एक स्टोर है जिसके अंदर ग्रोसरी का सामान भी मिलता है, हमें वॉशिंग एड्स भी मिलते हैं, खाने पीने की अशिया भी मिलती हैं, फिर हमें जो हमारे पास डिटर्जेंट्स भी मिलते हैं, शैम्पूज़ की भी एक वास्ट वैरायटी पड़ी हुई है, सॉफ्ट्स भी मिलते हैं, हमें परफ्यूम्स मिलते हैं, मेकअप का सामान भी मिलता है, ज्वेलरी का सामान भी मिलता है। अब इतनी चीज़ें हैं, अब डिपेंड करता है कि यूज़र क्या वहाँ से जो कस्टमर है वो क्या लेना चाहता है और क्या नहीं लेना चाहता है। तो लाजमी नहीं कि ना हर बंदा वहाँ जाके ग्रोसरी का सामान ही ख़रीदे, कोई शैम्पू ले सकता है, कोई ज्वेलरी का सामान ले सकता है, कोई आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास वहाँ पे पड़ी हुई हैं परफ्यूम्स या डिओड्रेंट्स हैं उनमें से कोई चीज़ ले सकता है। तो जैसे ही उनके जो बार कोड होता है उसको बार कोड स्कैनर के साथ फ्रंट पे उसके आगे रखा जाएगा, तो वो बार कोड स्कैन किया जाएगा और उसकी तमाम की तमाम डिटेल आ जाएगी कि ये इसका नाम क्या है, इसका आइटम नंबर क्या है, इसकी प्राइस कितनी है, यहाँ पे क्वांटिटी कितनी दी गई है। वो तमाम की तमाम जो डिटेल होती है वो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज के थ्रू ही हमें हासिल होती है। नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट है वो है मेन मेमोरी। द डिजिटल कंप्यूटर्स आर स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स, के जो डिजिटल कंप्यूटर्स आज के दौर में इस्तेमाल किए जाते हैं वो स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर्स होते हैं। इट मीन्स दैट अ प्रोग्राम इज़ फर्स्ट लोडेड इन मेमोरी बिफोर इट इज़ एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब ये है कि जिस भी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या उस पर कोई काम करना चाहते हैं वो सबसे पहले मेमोरी के अंदर लोड होता है, फिर उसके आगे फर्दर एग्जीक्यूशन या जो भी हम काम करना चाहते हैं वो किया जाता है। द इंस्ट्रक्शंस आर देन एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। अब जितनी भी हिदायत हम देते हैं सिस्टम को वो तमाम की तमाम एक एक करके एग्जीक्यूट की जाती है। द डाटा एंड द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशंस आर आल्सो स्टोर्ड इन द मेमोरी। अब जो डाटा और रिजल्ट हम लेते हैं
उन कैलकुलेशन से हमें मिलता है, उनको भी मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है। दैट इज़ वाई द मेन मेमोरी इज़ नोन एज वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। यही वजह है कि मेन मेमोरी को हम कंप्यूटर की काम करने की जगह कहते हैं, यानी कि जितना भी हमारे पास काम होता है वो सारा का सारा मेन मेमोरी के अंदर ही होता है। इट इज़ वेरी फास्ट, ये बहुत तेज़ होती है, बट लिमिटेड इन कैपेसिटी, लेकिन कैपेसिटी के अंदर थोड़ी होती है, यानी कि कम चीज़ों को हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट मेन मेमोरी, के जो कंप्यूटर होता है वो मेन मेमोरी के बगैर काम नहीं कर सकता। मोस्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर्स हैव इनफ मेमोरीज टू स्टोर अ फ्यू मिलियन करेक्टर्स, कि जो ज़्यादातर जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं उनकी जो मेन मेमोरी होती है उनके अंदर इतनी स्पेस होती है कि हम चंद मिलियन करेक्टर्स को वहाँ पे स्टोर किया जा सके, उनके ऊपर काम किया जा सके। स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी, के मेन मेमोरी का स्ट्रक्चर कैसा है। द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सेल्स ऑफ स्टोरेज लोकेशन, कि जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो हज़ारों करोड़ों की तादाद में जो हमारे पास स्टोरेज लोकेशन के सेल्स होती हैं उन पर मुश्तमिल होती है। ईच सेल स्टोर आ बिट, कि हर जो सेल होता है वो एक बिट को स्टोर करता है। वन बिट कैन रिप्रेजेंट ज़ीरो और वन, अब एक जो बिट होती है वो ज़ीरो और वन में से कोई भी नंबर वहाँ पे हो सकता है। बिट स्टैंड्स फॉर बाइनरी डिजिट, अब जो बिट होती है उसको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, यानी कि बिट की फुल फॉर्म बाइनरी डिजिट है। द मेमोरी सेल्स आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप ऑफ 8 बिट नॉन एज बाइट। अब ये जो मेमोरी सेल्स होते हैं ये लॉजिकली डिज़ाइन किए जाते हैं 8 बिट्स के एक ग्रुप के अंदर, जिसको हम बाइट कहते हैं। जिस तरह कि आप यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो कि ये हमारे पास 8 बिट का एक ग्रुप है जिसको हम एक बाइट का नाम देते हैं। अब इस 8 बिट के अंदर हमारे पास 8 बिट के अंदर 8 लेटर्स को हम ही 8 अल्फ़ाबेट्स को या 8 लेटर्स को या 8 जो आप नंबर्स कह सकते हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। ईच बाइट इन द मेमोरी हैज़ अ यूनिक नंबर असाइन टू इट, अब जो हर बाइट होता है मेमोरी के अंदर उसको एक ख़ास नंबर दिया जाता है। इट इज़ नोन एज एड्रेस ऑफ दैट बाइट, अब इस नंबर को हम उस बाइट का एड्रेस यानी पता का नाम से कहते हैं। द स्कीम ऑफ अरेंजिंग द सेल्स इनटू बाइट एंड बाइट्स इनटू मेमोरी इज़ एज़ फॉलो, कि अब वो मेथड या वो टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए से हम सेल्स को बाइट में और बाइट्स को आगे मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं या अरेंज करते हैं वो दर्ज सेल है। जिस तरह कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हमने लिखा हुआ है 0000, उसके बाद 0001, फिर 0002, फिर 0003 और ऑनवर्ड, ये सारा सारा सीक्वेंस चलता जाता है। अब ये इन बाइट्स का एड्रेस हैं जो हमारे पास मेमोरी के अंदर स्टोर हुए होते हैं। अब इनके अंदर हम जिस तरह से डाटा फिल करते जाएंगे वहाँ पे डाटा भी प्रोवाइड किया जाएगा कि इस बाइट के अंदर ये डाटा स्टोर किया गया, इस बाइट के अंदर ये डाटा स्टोर किया गया और इस बाइट के अंदर ये डाटा स्टोर किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेसिंग डाटा इन मेन मेमोरी, की जो डाटा हम मेन मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं उस तक हम किस तरह रसाई हासिल कर सकते हैं, उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। द मेन मेमोरी कैन बी व्यूड एज अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स अरेंज्ड इन ऑर्डर, अब जो मेन मेमोरी होती है वो बाइट्स की कलेक्शन होती है जो कि सिस्टम के अंदर हमें स्टोर की हुई होती है। CPU or any other component of the computer can access any byte from main memory, कि CPU या कोई भी जो कंप्यूटर का कंपोनेंट होता है वो डायरेक्टली हमारे पास उस डाटा तक, उस बाइट्स जो मेन मेमोरी के होते हैं उन तक रसाई हासिल कर सकता है, यानी कि जो भी डाटा उनके अंदर स्टोर किया जाता है उस तक डायरेक्टली पहुंच सकता है। द बाइट इन मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड बाय स्पेसिफाइंग इट्स एड्रेस, अब ये जो बाइट्स होती हैं मेमोरी के अंदर इनको हम एक्सेस कर सकते हैं उनके जो ख़ास एक एड्रेस उनको दिया गया था उस एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए। यानी कि हमने तो सिंपली डाटा को वैसे ही स्टोर कर दिया होता है मुख्तलिफ जो ड्राइव्स होती हैं, लेकिन जो हर फाइल और फोल्डर होता है जो ड्राइव के अंदर उसका एक टेबल बनाया जाता है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि यहाँ से लेकर इस वाले ब्लॉक तक ये इतने मेमोरी, ये टोटल इतने नंबर ऑफ़ बाइट्स इस फाइल के हैं, उसमें से ये वाले इस फाइल के अंदर है, उसके अंदर ये कंटेंट्स सेव किया हुआ है। Different bytes can be accessed directly in random order
इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम कि जो मुख्तलिफ बाइट्स होती हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है बेतरतीब ऑर्डर के अंदर एक जैसे टाइम के अंदर, यानी कि हम जैसे मर्ज़ी चाहें, जिस मर्ज़ी फ़ाइल को चाहें, जिस मर्ज़ी फोल्डर को चाहें एक्सेस कर सकते हैं और उसका डाटा हमें इक्वल टाइम में ही मिलेगा। यानी कि जितना ड्राइव डी के अंदर डाटा स्पीडली हमें प्रोवाइड किया जा रहा है, उतना ही ड्राइव ई के जो फाइल्स और फोल्डर्स होंगे उसके अंदर डाटा होगा वो भी हमें उसी टाइम के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। यही वजह है कि इसको डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस का नाम भी दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है, ये फुल फॉर्म है रैम की। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसको प्राइमरी स्टोरेज या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का नाम भी दिया जाता है। इट मीन्स दैट ईच बाइट इन द मेमोरी कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। इसका मतलब है कि जो भी डाटा हम रैम के अंदर स्टोर कर रहे हैं उसकी हर बाइट को हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। हमें किसी सीक्वेंस का, किसी तरतीब का, किसी ऑर्डर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो बाइट, जो पॉइंट, जो भी डाटा चाहिए होगा हम डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे और वो डाटा हमारे पास उसी वक्त हमें मॉनिटर स्क्रीन पे या एलईडी स्क्रीन पे या कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाएगा। Any location in RAM can be accessed directly. RAM is used to store data and instructions temporarily. कि RAM को इस्तेमाल करते हुए डाटा और हदायत को आर्जी तौर पर स्टोर कर सकते हैं, मुस्तकिल तौर पर स्टोर नहीं किया जा सकता। ऑपरेशंस और रैम बाय CPU कि वो कौन कौन से ऑपरेशन हैं जो CPU रैम पे करता है। CPU कैन परफॉर्म ओनली 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन ऑन रैम एज फॉलोज कि CPU सिर्फ और सिर्फ 2 किस्म के ही ऑपरेशंस होते हैं जो सिस्टम पे जो रैम पे करता है और वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 रीड। CPU कैन रीड डाटा फ्रॉम रैम कि जो भी डाटा रैम के ऊपर लिखा होता है CPU उसको रीड करता है। द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशंस आर कॉपीड टू CPU रजिस्टर इन दिस ऑपरेशन। अब जो कंटेंट्स हमारे पास मेमोरी के और लोकेशंस मेमोरी लोकेशंस के होते हैं उनको हम कॉपी करते हैं CPU रजिस्टर पे। नेक्स्ट हमारे पास यानी कि सेकंड जो ऑपरेशन है वो है राइट। CPU कैन राइट डाटा टू रैम कि रैम को इस्तेमाल करते हुए CPU डाटा को राइट भी करता है, यानी कि डाटा को स्टोर भी किया जाता है। जबकि रीड का मतलब क्या होता है कि जो स्टोर किया हुआ डाटा होता है उसको हम देखते हैं, उसको सुनते हैं, अगर उसको हम इमेजेस के फॉर्म है तो उसको एडिट भी कर सकते हैं, जो भी हम उस पर काम करना चाहें उसको हम कर सकते हैं। जबकि राइट करने के से मुराद ये है कि हम उसको स्टोर करते हैं, चाहे वो इमेजेस की शक्ल में हो, ग्राफिक्स की शक्ल में हो, ऑडियो की शक्ल में हो या फिर वीडियो की शक्ल में हो। द कंटेंट्स ऑफ CPU रजिस्टर्स आर कॉपीड टू द मेमोरी लोकेशन इन दिस ऑपरेशन। अब जो CPU रजिस्टर के कंटेंट्स होते हैं वो मेमोरी पर कॉपी की जाते हैं इस अमल के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम के रैम की खसूसियात। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम आर एज फॉलोज कि जो हमारे पास बुनियादी करेक्टरिस्टिक्स हैं रैम की वो दर्ज झेल हैं। नंबर 1 रैम इज़ वोलाटाइल कि रैम वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल मेमोरी से मुराद ये है कि जब जितनी देर तक हमने सिस्टम को ऑन किया हुआ है वो जो डाटा होगा वो रैम पे मौजूद रहेगा, लेकिन जैसे ही हम सिस्टम को ऑफ़ करते हैं तो जो भी डाटा रैम पे मौजूद होगा वो सारा का सारा लॉस्ट हो जाएगा, वो उड़ जाएगा, उसका हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड सिस्टम के पास नहीं होगा। इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द पावर इज़ टर्नड ऑफ कि इसके जो भी कंटेंट्स होते हैं वो उड़ जाते हैं, खो जाते हैं जैसे ही हम सिस्टम को ऑफ़ करते हैं। नंबर 2 रैम इज़ रीड राइट मेमोरी कि रैम रीड और राइट मेमोरी यानी कि डाटा को रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है। CPU कैन रीड डाटा फ्रॉम एंड राइट डाटा फ्रॉम रैम कि CPU रैम को इस्तेमाल करते हुए डाटा इससे रीड भी कर सकता है और इसके ऊपर डाटा को राइट भी करवाया जा सकता है। नेक्स्ट है जी रैम इज़ रैंडम एक्सेस बिकॉज एनी पार्ट ऑफ रैम कैन बी एक्सेस रैंडमली कि रैम जो है हमारे पास वो रैंडम एक्सेस होती है। उसकी वजह क्या है कि इसका कोई भी हिस्सा जो होता है, जो भी डाटा का कंटेंट होता है उस तक हम बाआसानी पहुंच सकते हैं, बेतरतीबे पहुंच सकते हैं, बग़ैर किसी सीक्वेंस को, किसी तरतीब को, किसी ऑर्डर को फॉलो किए हुए। हम जस्ट उसका नाम लिखते हैं, उस फाइल का, उस फोल्डर का या उस कंटेंट का, या उस तक हम उसके बारे में बात कोई भी हिंट देते हैं तो सिस्टम जो होता है वो उसको हमें सर्च करके देता है और हम उस तक पहुंच जाते हैं और उसको ओपन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रैम।
रैम इज़ बिल्ट बाय यूजिंग टू डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के रैम को दो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। दीज आर एज फॉलोज, ये दर्ज सेल हैं। नंबर 1 डी रैम, नंबर 2 एस रैम। सबसे पहले हम बात करते हैं डी रैम पे। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कि डी रैम की फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टेक्नोलॉजी, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है। इट इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव काइंड ऑफ रैम कि ये जो रैम की सस्ती तरीन किस्म में से एक है। इट रिक्वायर्स एन इलेक्ट्रिक करंट टू मेंटेन इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट के इसको अपनी इलेक्ट्रिकल स्टेट को कायम दायम रखने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। इट इज़ रिचार्ज और रिफ्रेश अगेन एंड अगेन टू मेंटेन इट्स डेटा कि इसको रिचार्ज करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए बार बार इसको अपना डाटा मेंटेन करने के लिए बार बार रिचार्ज किया जाता है या रिफ्रेश किया जाता है। द प्रोसेसर कैन नॉट एक्सेस द डाटा ऑफ डी रैम व्हेन इट इज़ बीइंग रिफ्रेश कि जब डी रैम रिफ्रेश हो रही होती है तो प्रोसेसर इसका डाटा एक्सेस नहीं कर सकता, उस तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। डैट इज़ वाई इट इज़ स्लो, यही वजह है कि ये सुस्त होती है, यानी कि काम को जल्दी नहीं करती, क्योंकि जब बार बार इसको रिफ़्रेश किया जाएगा या रिचार्ज किया जाएगा तो जितने दुरानिया तक ये रिचार्ज या रिफ़्रेश होगी प्रोसेसर इसके डाटा को एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो जो काम प्रोसेसर उस वक्त कर रहा होगा तो उसमें हमारे पास खासा वक्त लगेगा, यही वजह है कि ये हमारे पास स्लो काम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास एस रैम। एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस कि एस रैम की फुल फॉर्म है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ फास्टर देन डी रैम बट इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, ये डी रैम से ज़्यादा तेज़ काम करती है लेकिन उससे ज़्यादा महंगी भी होती है। इट डज़ नॉट नीड टू बी रिफ्रेश, इसको रिफ्रेश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। इट यूटिलाइजेज लेस पावर कि ये कम पावर को या कम बिजली को खर्च करती है या इस्तेमाल करती है। इट इज़ नॉर्मली यूज टू बिल्ड अ वेरी फास्ट मेमोरी नॉन एज कैश मेमोरी कि ये एक आम तौर पर एक फास्ट तेज़ तरीन मेमोरी को बिल्ड करती है जिसको हम कैश मेमोरी कहते हैं। इसको कैश मेमोरी भी कहा जाता है और कैशे मेमोरी भी कहा जा सकता है। कैश मेमोरी इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़, ये साइज़ के अंदर बहुत छोटी होती है। इट इज़ यूज टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर, लेकिन ये कंप्यूटर की जो काम करने की एबिलिटी होती है उसको बहुत बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि ये फास्ट मेमोरी होती है और हर काम को बहुत तेज़ी से करती है। यही वजह है कि अगर एक काम तेज़ी से हो रहा होगा तो हमारे पास कंप्यूटर भी कम टाइम देगा किसी एक काम को, तो उससे कंप्यूटर की कारकर्दगी भी बढ़ती है। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर में आपको कोई इशू हो या किसी बात की समझ ना लगी हो तो इस ईमेल आईडी के थ्रू आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।